हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। आज के इस लाइव क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों सेल। ठीक है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल क्या होती है और इससे इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इसके कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। सेल चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, ताकि अगर पेपर में कोई एमसीक्यूज इस चैप्टर से आता है तो आपसे वो 100% बन जाए और आपका एक नंबर है वो पक्का हो सके। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बेटा हम समझ लेते हैं, सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल क्या होती है। देखो, जो सेल होती है ना वो देखो जो सेल होती है ना वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अपना घर है बेटा, वो एक एक ईंट को जोड़कर अपना पूरा मकान है वो बनता है। उसी तरीके से किसी भी जंतु का, किसी भी मनुष्य का जो शरीर होता है बच्चों, वो एक छोटी सी चीज से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल। बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक कंप्लीट किसी जिंदा चीज को बनाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो इंसान हो। तो सेल जो होती है, ठीक है, जो सेल होती है बच्चों, ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्ट्रक्चरल, मतलब उसको किस तरीके का स्ट्रक्चर देना है और उसमें किस तरीके के फंक्शन होने चाहिए, वो सारी जो चीजें हैं वो सेल के द्वारा होती है, उसकी यूनिट होती है। मतलब सबसे पहले सेल होगी, उसके बाद ही किसी चीज का जो कंस्ट्रक्शन है वो होगा। अब इसके बाद है, सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि देखो, जब छोटी छोटी ईंटों को जोड़ा जाता है तो एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरीके से जब छोटी छोटी सेल्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी को बनाया जा सकता है। तो इसी तरीके से जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। और जिस तरीके से एक एक ईंट को जोड़कर पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरीके से एक एक सेल को जोड़कर पूरी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको बनाया जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को सेल समझ में आ गया होगा, सेल क्या होती है। ठीक है, अब हम सेल का थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं कि सेल किस तरीके की लगती है। तो देखो, सेल का ना जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को उसका केंद्र भी बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं। इसमें गोल्गी बॉडीज होती हैं, वैक्यूल होते हैं, सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं सेल के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर ये सारी चीजें होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज और न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, एक सेल के अंदर होती हैं। चलिए, अब हम कुछ और सेल के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सेल के बारे में पता कैसे चला कि सेल क्या होती है। इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? तो जो डिस्कवरी ऑफ द सेल है, सेल की जो हिस्ट्री है, देखो, जो सेल के बारे में हमें बताया था वो बताया था 1665 में, यानी कि 1665 में। 1665 में इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल व्हाइल लुकिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क का मतलब होता है बार्क ऑफ ट्री, यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसमें सबसे पहले सेल है वो देखी थी। किसने देखी थी बच्चों? तो रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सबसे पहले इन 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी है वो की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि हु वाट डिस्कवर्ड सेल।
तो रॉबर्ट हुक बाय डिस्कवर्ड सेल, यानी कि जो 1665 में रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रॉबर्ट हुक वाज डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो 1665 में जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने सेल की डिस्कवरी है वो की थी। इन्होंने किसमें सेल को सबसे पहली बार देखा था? तो इन्होंने सेल को देखा था किसमें? पेड़ की छाल में, यानी कि बार्क ऑफ ट्री की बार्क में इन्होंने सेल को देखा था। तो ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में आ चुका है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल नंबर के बारे में। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कई टाइप्स की सेल होती हैं, किसी में एक होती है, किसी में एक से ज्यादा होती है। तो सेल नंबर वेरियस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग तरीके की जो सेल नंबर है वो पाए जाते हैं। सेल नंबर का मतलब है कि किस ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है, यानी कि नंबर ऑफ सेल कितनी है। ठीक है, इट मे बी अ सिंगल सेल और इट्स रन इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो किसी ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेल हो सकती है और किसी में बिलियंस और ट्रिलियंस भी हो सकती हैं। मतलब कि सेल बहुत बड़ा नंबर होता है, सेल में बहुत सारे नंबर होते हैं, किसी में एक सेल भी हो सकती है और किसी में अरबों खरबों सेलें भी हो सकती हैं, यानी कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस। इसके बाद है ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, यानी कि अपनी बॉडी है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं जिनका जो शेप होता है और जिनकी जो साइज होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो इस स्लाइड से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सेल नंबर है वो सब में अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, किसी में एक सेल नंबर होता है और किसी में एक से बहुत ज्यादा होती है। तो इसी सेल नंबर के बेस पर सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड है वो किया गया है। चलिए हम जान लेते हैं वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये तो सेल हो गया, एक मिनट। एक मिनट बेटा, एक मिनट का समय देना। अच्छा, हाँ, ओके। तो देखो, जो सेल होती है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं सेल्स नंबर के, है ना। पहला होता है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिसमें केवल एक सेल हो, जिसमें कितनी सेल हो? केवल एक सेल हो, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है जिसमें एक सेल हो। और एक सेकंड होता है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें एक से कई ज्यादा जो सेलें हैं वो पाई जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, जो नंबर के सेल को डिवाइड किया गया है सेल नंबर के बेस पर, तो वो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि जिसमें एक ही सेल हो, सिर्फ वन सेल हो, उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा सेल है उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। जैसे आपके पेपर में पूछ लेता है कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपके पेपर में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि जो यूनिसेलुलर है वो कौन होता है। देखो, जो यूनिसेलुलर होता है बच्चों, वो होता है हमारा अमीबा। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है हमारा बच्चों एमीबा। ए एम जो एमीबा होता है, AMOEBA, एमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। ये सारे हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यूनिसेलुलर, इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर, तो आपको याद रखना है एमीबा, बैक्टीरिया एंड जो पैरामीशियम होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें केवल एक ही सेल होती है। ठीक है,
और ये तीनों को याद कर लेना, इससे आपका पेपर में क्वेश्चन है वो 100% चांस है कि इससे पेपर में क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई ना कोई आपसे जरूर पूछ लेगा कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। इसके बाद अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर के जो एग्जाम्पल होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि जिनमें एक से ज्यादा सेल होती हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं प्लांट्स, ठीक है, एनिमल और ह्यूमंस तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नंबर के आधार पर सेल को डिवाइड किया गया है वो 2 टाइप्स में किया गया है। पहला होता है यूनिसेलुलर एंड सेकंड होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है जिसमें केवल एक ही सेल हो। इसके एग्जाम्पल होते हैं एमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। इसके बाद है सेकंड होता है हमारा मल्टी सेलुलर, जिसमें एक से ज्यादा सेल होती हैं। वो होते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं सेल के बारे में। अब समझ लेते हैं हम शेप ऑफ सेल। सेल का शेप कैसा होता है? सेल्स हैव डिफरेंट शेप विच आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो सेल के शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है बच्चों उसके फंक्शन पर। यानी कि जैसा सेल का फंक्शन होगा उसी तरीके का उसका क्या होगा, उसी तरीके का उसका शेप होगा। तो सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स विच आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो सेल का जो शेप है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरबीसी, है ना। तो इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। जब आपको कहीं पर कट लग जाता है तो आपसे ब्लड निकलता है, तो उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। जो मसल की सेल होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, मसल सेल, है ना। क्या होती है? मसल सेल इस तरीके की होती है, आप देख सकते हो। और जो नर्व सेल होती है वो इस तरीके की होती है। तो सेल का जो शेप है वो डिपेंड करता है बच्चों किस पर? वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है उस पर सेल का जो क्या बोलेंगे, सेल का जो शेप है वो डिपेंड करता है। ओके, सेल का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको पता होगा बेटा, सेकंड है सम सेल्स लाइक एमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी हैव चेंजिंग शेप। देखो जो एमीबा होता है और जो डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, यहाँ पे तो ये आरबीसी है। जो डब्ल्यूबीसी होती है जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ये अपना जो शेप है उसको चेंज भी कर सकती हैं। तो अमीबा एंड जो डब्ल्यूबीसी है वो अपने शेप को भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड है जनरली सेल्स आर राउंड स्फेरिकल और इलोजेंटेड एंड ब्रांचेड। तो जो जनरली सेल का शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड स्फेरिकल होता है या फिर इलोजेनेट ब्रांच होता है। मतलब कि जैसे नर्व सेल है इस तरीके का होता है, इलोनेगेटेड ब्रांचेस, तो इस तरीके का शेप होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैसा होता है? राउंड होता है या फिर नर्व सेल के जैसा होगा। तो सीधी सी बात है, सेल का जो शेप है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है ना। और जैसे एमीबा हो गया और डब्ल्यूबीसी हो गया, ये अपने शेप को बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द साइज ऑफ द सेल इमेजेस रेंजेस फ्रॉम माइक्रोमीटर और माइक्रोन टू फ्यू सेंटीमीटर। यानी जो सेल का साइज होता है वो छोटे से छोटा होता है और
बड़े से बड़ा भी होता है। मतलब इसका जो साइज है वो 0.0 माइक्रोमीटर से लेके कितना होता है, सेंटीमीटर तक होता है। मतलब इसकी जो रेंज है वो माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर से लेके कहां तक की है, सेंटीमीटर तक की। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो माइक्रोमीटर से लेके सेंटीमीटर तक की इसकी जो रेंज है वो है। सेकंड देखो, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड दे आर ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। तो ज्यादातर जो सेल्स है उनको केवल अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, उसको केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो सेल्स है उनको अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती हैं, जिनको अपन अपनी ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल का साइज होता है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि ऑर्गेनिज्म के शेप पर। ऑर्गेनिज्म आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सेल का जो साइज होता है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो सेल का साइज होता है वो माइक्रोमीटर से लेके सेंटीमीटर तक होता है। बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऐसी हैं जिनको अपन केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेल का साइज है वो डिपेंड करता है उसके, किस पर डिपेंड करता है, सेल का साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर, ना कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो सबसे छोटी सेल होती है, जो सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है बच्चों, वो होती है बैक्टीरिया की। किसकी होती है, बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया की होती है, कितनी होती है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटी सेल, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी सेल होती है, बड़ी सेल होती है बच्चों ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच जानते हो क्या कहलाता है, ऑस्ट्रिच कहलाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के एग की होती है। ठीक है सर, बोर्ड एग्जाम्स की टिप्स दे दो प्लीज। बेटा यही सब तो आपके बोर्ड एग्जाम में आना है ना, चिंता मत करो। तो साइज ऑफ सेल आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया एंड सबसे बड़ी सेल है वो क्या होती है, वो होती है हमारा ऑस्ट्रिच का एग। ओके चलो, तो साइज ऑफ सेल आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अब पढ़ लेते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर, सेल के जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या क्या है। पहला बच्चों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देख सकते हो आप, जो सेल के साथ चारों ओर एक जो लाइन सी है जिसका शेप डिफाइन कर रही है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेकंड हो गया साइटोप्लाज्म एंड थर्ड हो गया अपना न्यूक्लियस। तो सेल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट है ये सेल के। पहला बच्चों सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड है न्यूक्लियस। ठीक है, बेटा जो नर्व सेल दी गई है ना वो लंबाई में दी गई है ना, लॉन्ग। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो लार्जेस्ट है, वो क्या है, लार्जेस्ट। तो एक लंबाई में होती है और एक आकार में होती है, शेप में। तो एक साइज में बात की गई है और एक लंबाई में बात की गई है। ठीक है, नर्व सेल भी होती है लेकिन वो लंबी होती है,
और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो बड़ा होता है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा, लॉन्गेस्ट। आपके बुक में ये लिखा होगा कि जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी लंबा। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक सेल के बेसिक कंपोनेंट होते हैं। डायग्राम में आप समझ सकते हो, न्यूक्लियस हमारा सेंटर में होता है, साइटोप्लाज्म वो होता है जो सेल के अंदर भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको पता होगा, इसको पावर हाउस कहते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पेपर में काफी बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेल का पावर हाउस। क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सेल का पावर हाउस बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, इट इज द बाउंड्री वॉल ऑफ ऑल सेल्स विच इनक्लोज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो, एक बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या करती है? इनक्लोज करती है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? ये क्या करता है बेटा? ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उसको इनक्लोज करता है। इट सेपरेट सेल्स वॉल वन अनदर एंड एल्सो फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। जो ये चारों ओर से मीडियम है उससे भरी होती है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे सेल वॉल के बाद जो दूसरी वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर ही जो लिक्विड वगैरह है वो सब कुछ भरा होता है। इट्स प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये इस सेल को क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये शेप कौन कौन देती है? तो सेल मेम्ब्रेन देती है। इट इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यह क्या करती है बेटा? इस सब्सटेंस को अंदर भी जाने देती है और बाहर भी जाने देती है। इसको पता होता है कि किस सब्सटेंस को बाहर जाने देना है और किस सब्सटेंस को अंदर रखना है। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के होते हैं, ओके। तो सेल वॉल के बाद जो सेकंड वॉल होती है किसी भी सेल के अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। इसी के अंदर सारा जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है, या जो लिक्विड है वो भरा होता है, वो सारी चीजें इसी में भरी होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है? इस सेल को साइज देती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज द एडिशनल प्रोटेक्टिव थिक लेयर दैट सराउंड सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल होती है बेटा, प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल है वो पाई जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन के भी कैसी होती है? आगे होती है। पहले आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके थोड़ा सा आगे क्या होती है? आपकी सेल वॉल होती है। तो ये किसको सराउंडेड करती है और प्रोटेक्टिव करती है? तो ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। It gives protection to the plants against the variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture. तो जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट में पाई जाती है, इसको याद रखना है ना। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। जो प्लांट्स हैं उनमें ही केवल सेल वॉल है वो पाई जाती है। ये क्या करती है? इस प्लांट को बचाती है हाई टेम्परेचर से, तेज हवाओं से और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, ठीक है। किससे बचाती है? हवा से बचाती है, मॉइस्चर से बचाती है। क्योंकि पेड़ पौधे तो बेचारे खड़े होते हैं, ना उनको कभी बैठने के लिए मिलता है, ना कभी उनको छाया मिलती है, ना ही कभी वो हवा से बचते हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में समझते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली टाइप का, यानी कि जो लिक्विड भरी होती है, जेली टाइप की जो लिक्विड भरा होता है, वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। आप देख सकते हो बेटा, ये अपना न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है।
ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। ओके, दिख रहा होगा आपको बढ़िया तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो, जो हरे डार्क हरे कलर का आपको दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। जो आपको ये लाइन दिख रही है गोल गोल, वो हमारा सेल मेम्ब्रेन है। और इसके बीच में जो ये लाइट कलर का ग्रीन, ये वाला, जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये लाइट कलर का जो आपको ग्रीन दिख रहा है ना बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। जो आपको ये रेड कलर का, मैंने यहाँ पे रेड लाइन जहां पे ड्रॉ की है, ये जो आपको लाइट कलर का ग्रीन दिख रहा है वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेकेंड है, इट कंटेन्स वेरियस अदर कंपोनेंट कॉल्ड एज सेल ऑर्गनलेस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इटीसी। तो इसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी के अंदर ये सारी चीजें हैं वो रहती हैं। कौन कौन रहती हैं, जो कंपोनेंट है वो रहते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गनलेस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारी चीज होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही भरी होती है, मतलब रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस, इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के कहां पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल एज इट एक्ट एज कंट्रोल ऑफ द सेल। देखो, पूरी सेल पर जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, न्यूक्लियस का रहता है। ठीक है, और ये सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इट हैज इट्स ओन बाउंड्री वॉल कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी देखो एक बाउंड्री होती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से न्यूक्लियस की भी अपनी एक बाउंड्री होती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो आपको येलो कलर की दिख रही है वो क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस आल्सो हैज अ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड इट कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो इसके अंदर इसकी स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सेकेंड है, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरल कॉल्ड क्रोमोसोम विच कैरी वीड लाइक स्ट्रक्चरल कॉल्ड जीन्स। तो जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो भी किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल के ना, देखो कुछ इसको भी पढ़ लो। सेल के ना दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकार्योटिक सेल और एक होता है यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक में क्या होता है, थोड़ा सा इसको अपन जूम करेंगे। ओके, प्रोकार्योटिक में क्या होता है बेटा, सेल वॉल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकार्योटिक सेल्स। तो जिनमें न्यूक्लियर नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकार्योटिक, ईजी बैक्टीरिया, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ये एल्गी हो गया और जो ये बैक्टीरिया हो गया, इनमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होता है बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकार्योटिक सेल्स क्या होती हैं, तो सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज यूकार्योटिक सेल। तो जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको बोला जाता है यूकार्योटिक, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसको बोला जाता है प्रोकार्योटिक। ऑर्गेनिज्म हैव सच सेल्स आर कॉल्ड यूकार्योटिक। तो इनमें इस तरीके की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ में सेल होती है, उसको बोलते हैं यूकार्योटिक। तो ये दो चीजें हैं, याद रखना, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो प्रोकार्योटिक होता है, और जिसमें न्यूक्लियस होता है वो हमारा यूकार्योटिक होता है। प्रोकार्योटिक के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया और ब्यूबिलिन एल्गी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कंपेरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो जो एनिमल की सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपके देखो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन है, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज।
तो एनिमल सेल कैसी होती है, छोटी होती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है वो यूजली कैसी होती है, बड़ी होती है। इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें अच्छा, इसमें कुछ एग्जेप्शन है, इनको छोड़ो। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। दोनों का यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। तो छोटे छोटे से डिफरेंस है। एनिमल सेल स्मॉल साइज की होती है, प्लांट सेल बड़े थोड़ी बड़ी होती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, इसमें प्रेजेंट रहती है। इसमें वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल होते हैं, इसमें वैक्यूल बड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसी के साथ में अपना जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। थ्योरी वाला पोर्शन बेटा खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा समय है, उसमें अपन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 1 मिनट में न्यूमेरिकल को जल्दी से यहाँ पे निकाल लेता हूं। बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन ये है, हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? फटाफट से आंसर बताओ, जो सेल की डिस्कवरी है वो इनमें से किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन या फिर हेनरी? हु डिस्कवर्ड द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सही। रॉबर्ट हुक ने ही सेल की डिस्कवरी की थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो आंसर इज रॉबर्ट हुक। कब की थी सेल की डिस्कवरी, कब की थी? तो 1665 इन 1665, है ना। 1665 में जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने सेल की डिस्कवरी है वो की थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जो अपना जो जो अपना शेप है वो बदल सकती है? इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जो अपना शेप बदल सकती है? ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय देना मुझे। आंसर क्या होगा? एमीबा सेल, पैरामीशियम सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स या बोथ ए एंड सी? क्या होगा बेटा, कौन सी ऐसी सेल है जो अपना शेप बदल सकती है? देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जो एमीबा होता है, AMOEBA, एमीबा सेल होती है। एंड जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जिसको WBC बोलते हैं, ये दोनों सेल ही अपना जो शेप है वो बदल सकती हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि एमीबा भी बदल सकता है और व्हाइट ब्लड सेल्स भी बदल सकती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो द आंसर इज डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज। जो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म, सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एकदम सही, बहुत बढ़िया बच्चों। जो बी ऑप्शन है सेल, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज, जो सबसे छोटी सेल है वो क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म माना था यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा, ओके, और ईस्ट। इनमें से सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा इसका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे छोटी सेल है वो क्या है हमारी? बैक्टीरिया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। जो जो सेल होती है उसको डेफिनेट शेप है वो कौन प्रोवाइड करता है? जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है,
ये क्या होती है अपनी, ये अपनी होती है, इस सेल को डेफिनेट जो शेप है वो प्रोवाइड करती है। तो द आंसर इज बी ऑप्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जो प्लांट की सेल होती है वो किस चीज की बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन प्लांट की सेल है वो किसकी बनी होती है। देखो याद रखना, जो प्लांट सेल होती है बेटा वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सेल्यूलोज। अगला है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड ऑफ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा वो किस चीज के बने होते हैं, है ना, क्रोमोसोम। थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है तो इसको याद कर लेना। जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होते हैं इसके क्रोमोसोम बने होते हैं ह्यूमंस में। इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46, है ना। तो क्रोमोसोम्स होते कितने, 46 होते हैं। बने किस चीज के होते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम, क्रोमेटिन रेटिकुलम के बने होते हैं। आंसर इज डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ जेनेटिक इज, जो जेनेटिक की यूनिट है वो क्या होती है, जेनेटिक। थोड़ा सा देखो इस सेल के बारे में नहीं है, थोड़ा सा सेल से हम आगे पहुंच चुके हैं। तो द यूनिट ऑफ जेनेटिक, देखो जो जेनेटिक की यूनिट होती है वो जीन होती है। क्या होती है, जीन। ठीक है, डीएनए नहीं होता है बेटा, जीन होता है। ठीक है, तो यूनिट होती है जीन। अच्छा, इसको याद कर लेना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनके फुल फॉर्म को याद कर लेना। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि द जेनेटिक ऑफ, द यूनिट ऑफ जेनेटिक इज, तो जेनेटिक की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, जीन होती है। इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इन अ प्रोकार्योटिक सेल डीएनए इज स्कैड इन, जो प्रोकार्योटिक सेल होती हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, तो इनमें क्या होता है, क्या होगा इसका आंसर। देखो, जो डीएनए होते हैं प्रोकार्योटिक सेल में, जो डीएनए होते हैं बच्चों वो साइटोप्लाज्म में भरे होते हैं। किस में भरे होते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन। अपन ने पढ़ा था, है ना, कि जो डीएनए होते हैं वो प्रोकार्योटिक सेल में देखो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो जो डीएनए स्कैट होते हैं वो किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल इज, इनमें से प्रोकार्योटिक सेल का जो एग्जांपल है वो क्या है, ब्रू ग्रीन एल्गी, पैरामीशियम अमीबा और यूगिलेना। इनमें से जो प्रोकार्योटिक सेल का एग्जांपल है वो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो हमारी क्या होती है, प्रोकार्योटिक सेल होती है। इसमें सेंटर यानी कि जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है।
तो याद रखना प्रोकार्योटिक सेल में जो सेंटर यानी कि न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा गया है, आईएमपी क्वेश्चन है कि जो पावर हाउस होता है सेल का वो क्या होता है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का यानी कि सेल का जो पावर हाउस है वो अपन कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आज जो अपना सेल वाला चैप्टर है वो एकदम खत्म हो गया है। इस क्लास में अपन ने सेल के कॉन्सेप्ट को भी समझा है और बहुत सारे यहाँ पे एमसीक्यूज को भी किया है। इसी में से बेटा कोई एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारे एमसीक्यूज आपसे बन रहे हैं या फिर जो नहीं बन रहे हैं आपने उनको याद कर लिया है, उनको सीख लिया है, तो पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों जो आपसे ना बने। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट ऑल, टेक केयर, बाय बाय।